नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। स्वागत है आपका खास पेशकश पे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने बढ़ाया अगैती गन्ने का एमएसपी। अगैती प्रजाति का एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल। सामान्य प्रजाति का मूल्य किया 390 रुपए क्विंटल। किसानों को अब मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त। बता दें कि सरकार ने 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को दिया है बड़ा उपहार। किसानों को अब मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए। सरकार ने 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया गन्ना किसानों को बड़ा उपहार। सामान्य प्रजाति का 390 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को अब मिलेंगे 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त। सरकार ने 30 रुपए प्रति क्विंटल की है बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया गन्ना किसानों को बड़ा उपहार। लखनऊ से खबर, योगी सरकार का बड़ा निर्णय। सरकार ने बढ़ाया अगैती गन्ने का एमएसपी। अगैती प्रजाति का एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और सामान्य प्रजाति का मूल्य किया गया है 390 रुपए प्रति क्विंटल। सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपए क्विंटल और अगैती प्रजाति का गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार ने 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा उपहार। सरकार ने बढ़ाया अगैती गन्ने का एमएसपी। और इसी खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्शी जुड़ चुके हैं। के बख्शी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा उपहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं? सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपए प्रति क्विंटल और अगैती प्रजाति का जो गन्ना है वो 400 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा। एमएसपी बढ़ाई है। देखिए, ये गन्ना किसानों की कई बड़ी लंबे दिनों से मांग चल रही थी, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। इसको लेकर चर्चा शासन में भी हो रही थी बहुत दिनों से। अंततः योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य 30 रुपए किया है और इस शर्त के साथ बढ़ाया है कि जो अच्छा गन्ना होगा 400 रुपए में, जो सामान्य श्रेणी गन्ना होगा 390 रुपए में खरीदा जाएगा और इससे जो गन्ना किसानों को 3000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। और दूसरा कि जो गन्ना वृक्ष जुड़े हुए अन्य उद्योग है उनको जो पहले जेल भेज दिया जाता था, अब उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। उनको ऊपर जुर्माना करके उनको उद्योगपतियों को उनसे जुर्माना वसूल, आप जेल नहीं भेजेंगे, यदि फैसला कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। तो गन्ना किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है और उससे गन्ना किसानों का काफी उत्साह है। और इस पे शिकायत ग्रुप गन्ना किसान संगठनों यूनियन ने भी इसका स्वागत किया है। तो कुल मिला गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सरकार ने बढ़ाया अगैती गन्ने का मूल्य एथेनॉल उत्पादन में। लखनऊ से खबर, गन्ना किसानों के हित में योगी आदित्यनाथ का बड़ा उपहार। उत्तर प्रदेश के 3 शुगर मिलों पर आईटी और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली, बिजनौर और संभल जिले की प्रमुख शुगर मिलों पर आईटी और ईडी ने बुधवार सुबह एक साथ छापेमारी की।
बता दें कि बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में आईटी टीम ने दस्तावेज और कंप्यूटर रिकॉर्ड जब्त किए हैं। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों के मोबाइल भी कब्जे में लिए गए हैं। फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बिजनौर के दामपुर शुगर मिल में भी ईडी की टीम ने सीआईएसएफ की सुरक्षा में छापेमारी की, जहां 1 दर्जन से अधिक अधिकारी 5-6 गाड़ियों के साथ पहुंचे और मिल परिसर में जांच शुरू की। साथ ही संभल जिले की असमोली बायो ऑर्गेनिक शुगर मिल पर भी आईटी विभाग ने सबसे बड़ी कार्रवाई की, जहां 100 अधिकारियों का काफिला 40-50 गाड़ियों के साथ पहुंचा और पूरे परिसर को घेर लिया। टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के तहत दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जा रही है। मिल के मालिक गौतम गोयल का कारोबार कई जिलों और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। फिलहाल जांच जारी है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। कितने लोग बाहर हैं भाई साहब? 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संभल, बरेली और बिजनौर, जहां पर आईटी की रेड हुई है। रिकॉर्ड रूम और कंप्यूटर फाइलों की गहन जांच की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं और बिजनौर से संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रईस आपका रुख कर लेते हैं। फिलहाल आईटी की जो रेड है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ दस्तावेज मिले अधिकारियों की तरफ से, कोई बयान? देखिए बिल्कुल बताऊं किस तरह से सुबह में तड़के में ही ये कम से कम एक काफिला जैसा नहर आया था, जिसमें लगभग 40 से 50 गाड़ी थी और 100 से अधिक इसमें जो अधिकारी थे वो सवार होकर मिल के अंदर प्रवेश किया था। घुसे थे तभी आने फाने इतना हड़कम मच गया कि इतनी गाड़ी का काफिला आखिर कैसे घुसा। जब सूत्रों को हमारे साथ पता चली तो जब देखा गया तो वहां पर जो इनकम टैक्स की चोरी का मामला सामने निकल कर आया और फर्जी लेन देन का जो मामला है वो निकल कर आया है। और अब जो मिल के अंदर जो है वो दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि आखिरकार वहां पर किस तरह की चोरियां की गई है, किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। क्योंकि जनपद संभल में एक ही मालिक के 2 मिल है, एक तो रजपुरा शुगर मिल है और दूसरा असमोली शुगर मिल है। 2 जगह पर यहाँ पर की जा रही है, अलग अलग जगह पर, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर बताया जा रहा था कि करीब 100 करोड़ से अधिक का यह मामला है, वो फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आएगा। लेकिन अभी तक जो है दो मिल है, दोनों मिलों को जो चारों तरफ जो है वो गेट बंद कर लिए गए हैं और आगे जो अंदर किसी भी पत्रकार को या किसी भी अन्य आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहा, अंदर से बाहर को भी नहीं आने दे रहा है किसी के लिए भी। ये साफ तौर पर बड़ी ही एक कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोकल पुलिस साथ पीएसी और आरएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। वहां पर किसी अनहोनी न हो जाए इसको लेकर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अब देखना यह है कि किस तरह का इसमें घोटाला पाया जाता है और कितने करोड़ का इसमें फर्जी चोरी और टैक्स चोरी और अन्य जो कागजात है वो किस तरह से बरामद किए जाएंगे, क्योंकि 2 जगह पर यहाँ पर जो है मिलों पर छापेमारी की जा रही है। जी। और जहीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। जहीर, अगर हम बिजनौर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट कीजिए। में एक शुगर मिल है जो डीएसएम के नाम से जानी जाती है और यह पश्चिम यूपी की बहुत बड़ी मिल है। सबसे ज्यादा गन्ना बिजनौर जिले का जो है यहाँ पर पेरा जाता है। कई लाख जो है कुंटल यहाँ पर प्रतिदिन का हिसाब किताब गन्ने का बताया जाता है जिसको पेरा जाता है। साथ ही आज सुबह लगभग 6 बजे कई गाड़ियों में ईडी की टीम जो है अंदर घुस गई और आने के बाद जो है जो सीआईएसएफ के जवानों उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, वो गेट पे ही रुक गए और किसी को भी जो बाहरी व्यक्ति था उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जो अंदर का व्यक्ति था, जो अधिकारी कर्मचारी था, उसको अंदर रोक दिया गया। लगभग 6 बजे से लेकर के अब 2 बज गए हैं, 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक टीम अंदर है। किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्या चीज अंदर से पकड़ी गई है, कितनी टैक्स चोरी या क्या अन्य धांधली के कागजात मिले हैं या डॉक्यूमेंट मिले हैं, किसी भी चीज की भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल अधिकारी अंदर जो है पूरी गहन जांच पड़ताल में कर रहे हैं और जो कर्मचारी जो बाहर रुके हुए तो बाहर खड़े हैं। कुछ व्यापारी, कुछ लोग जो अन्य चीजें खरीदने के लिए, जो अन्य और किसी किसान जो काम करने के लिए जाना चाहते थे अंदर, उनको भी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल मिल के गेट पर जो चारों तरफ जो गेट है सभी के ऊपर सीआईएसएफ के जवान और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जी ठीक है, शानू कुमार संवाददाता बरेली से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, अगर बरेली की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और क्या किसी तरीके का कोई बयान अधिकारी द्वारा दिया गया है? देखिए यशी, निश्चित तौर पे आज जो है त्योहार, दीपावली का त्योहार निपटते ही और अब जो है लगातार
इनकम टैक्स की रेडें शुरू हो गई हैं। आज उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर आईटी की रेड जारी है और साथ ही तौर पर जीएसटी की रेड भी जारी है। बरेली की बात की जाए तो बरेली में ये धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल है जो कि मीरगंज इलाके में स्थित है। वहां पर जो है आज तड़के सुबह से ही करीब जो इनकम टैक्स की गाड़ियां हैं वो करीब 10 गाड़ियों के साथ जो वहां पर टीमें पहुंची और टीम पहुंचने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि जो मीरगंज इलाका है वहां पर जो है काफी गांव वाले लोग भी रहते हैं, जो काफी घनी आबादी का वो इलाका कहा जाता है। लेकिन साफ तौर पर जिस क्षेत्र में जिस इलाके में जो ये चीनी मिल बने हुए हैं वहां का जितना भी प्रशासनिक काम देखा जाता है उस ऑफिस में हड़कंप मच गया और हड़कंप के दौरान सभी कर्मचारी यानी कि छोटे से बड़े कर्मचारी गेटमैन तक का फोन जो है जब्त कर लिए गए और साथ ही तौर पर जितना कंप्यूटराइज काम था यानी कि ऑनलाइन जितना काम हो रहा था उन सभी कंप्यूटर्स को, जितनी भी मशीनें थी उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है। और लगातार तड़के सुबह से यानी कि करीब सुबह 6:30 बजे का समय था जब जो है आईटी की रेड वहां पर पड़ी और तभी से लेकर के अब तक की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और वहां के जो चेयरमैन है या फिर जो सीईओ है उन सभी से पूछताछ की जा रही है और एक एक पहलुओं पर जो है इनकम टैक्स का जो विभाग है वो बहुत गहनता से जांच कर रहा है कि आखिर कहां तक जो है इनकम टैक्स की जो है घपलेबाजी की जा रही थी या फिर बिल्कुल साफ सामान्य पाया जाता है। फिलहाल यशी अभी बड़ा सवाल है कि जो धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल है ये बड़ा नाम है बरेली में, इसमें क्या आकर निकल करके आता है, सामने कितनी कमियां निकल के आती हैं। माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं आईटी की रेट जो है रेट पड़ने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों वजह से रेट नहीं पड़ पाई और बड़ी कमियां भी जो है उसमें से निकलती हुई नजर आएंगी। और इससे पहले की बात की जाए तो आज से करीब दीपावली के 2 दिन पहले जो है बरेली में शकील कुरैशी जो कि मारिया फ्रोजन जो कि स्लाटर हाउस है वहां पर भी आईटी की रेट पड़ी थी, तो लंबा अंतराल में जो है वो रेट का काम हुआ था और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि करीब शाम तक ये रेट चलने वाली है और कहीं ना कहीं बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। यशी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानू और ज़हीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे। रईसल भी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि टैक्स चोरी और फर्जी लेन देन को लेकर ईडी की रेड जारी है। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर अब जेल नहीं भेजे जाएंगे उद्यमी और व्यापारी। योगी कैबिनेट ने खत्म कर दिया है नियम। आपको बता दें कि बदला गया पर्यावरण निदेशालय का नियम। उद्यम कारोबार का संचालन करना होगा आसान। सरकार ने सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को दी मंजूरी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के तहत पारित हुआ अध्यादेश 13 कानूनों से आपराधिक प्रावधान हटे। लगेगा जुर्माना। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का नहीं है प्रावधान। छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर लगेगा केवल जुर्माना। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने को लेकर के, बिजनेस बढ़ाने को लेकर के इस अधिनियम में उनके द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। देखा जाता था कि काफ़ी सख्त नियम थे जिसके अंतर्गत जो है कोई उद्यमी जो है उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था, तो काफ़ी इससे उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा था। बेरोजगारियों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ती जा रही थी। इस समस्या को का निर्धारण करने के लिए जिस प्रकार से कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं 2025 के अधिनियम के तहत इसमें बदलाव हैं और इसमें आप उद्यमी जिनको जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है पुलिस के महकमे के द्वारा या बाकी अन्य विभागों के द्वारा जो है परेशान किया जाता था, जहां पर उनको लाइसेंस लेने पड़ते थे, तो अब उन धाराओं में जो है उद्यमी के ऊपर केवल कह सकते हैं कि उन पर जो है उनको जेल की हवा नहीं काटनी पड़ेगी, सिर्फ उनको एक जुर्माना दे करके जो है उससे निजात पा जाएंगे। सरकार का ये मानना है कि इस अधिनियम को चेंज करने के बाद जो है काफ़ी संख्या में जो है उद्यमी जो है उत्तर प्रदेश में आएंगे और अपना बिजनेस डालेंगे और सारी चीज़ों को जो है डिजिटल कर दिया गया है। पहले उद्यमियों को जो है उनके जो कार्यालय में जो कार्य कर रहे होते तो उनको जो है वहाँ पर चक्कर काटना पड़ता था अपने लाइसेंस अप्रूवल कराने, चाहे वो नगर निगम हो, LDA हो, आवास विकास हो, इन जगहों पर चक्कर काट के वहाँ पर पैसे की भी
वहाँ पर फरमाइश की जाती थी कि जिससे कि उनके काम को करने के लिए उनकी फाइलों को रोका भी जाता था। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्या उद्यमी को उठानी पड़ती थी। अब जिस प्रकार से अधिनियम को चेंज किया गया है, जिस प्रकार से कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं और डिजिटल के माध्यम से अब सभी उद्यमी जो है अपने जहाँ जहाँ के उनके लाइसेंस बनने होंगे वो आराम से बन जाएंगे केवल ऑनलाइन अप्लाई करके। तो कहा जाए कि सरकार के द्वारा जो है उद्यमियों के लिए एक अच्छा ऑफर किया है और कानून व्यवस्था में जो बदलाव है तो उसको देखते हुए अब सरकार मान रही है कि आने वाले समय में उद्यमियों की संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में और भी बढ़ेगी। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें, 13 कानून से आपराधिक प्रावधान हटे, सिर्फ लगेगा जुर्माना। अध्यादेश में मामूली उल्लंघन में कारावास का प्रावधान नहीं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सख्त हुआ बेसिक शिक्षा विभाग। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर सख्त, पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 3 दिन में बच्चों की उपस्थिति अपलोड करने के निर्देश। अभी 19.39% अपलोड हो सकी है उपस्थिति। शिक्षक संगठनों का 1 नवंबर को प्रदर्शन का ऐलान। डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं शिक्षक संगठन। डीजी मोनिका रानी ने साझा किया है डेटा। कौशाम्बी में सर्वाधिक 90.35% उपस्थिति। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, का कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के हमेशा ही शिक्षक इसका विरोध करते आ रहे थे और डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जो है सरकार के द्वारा हमेशा यही प्रयास किया जाता कि सभी स्कूलों और में जो है डिजिटल अटेंडेंस होनी चाहिए, जिससे कि लोग समय पर आ सकें, शिक्षक समय पर आ सकें। जो वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा, बच्चों की संख्या, इस हर एक पहलू को जो है इस पर सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन काफ़ी समय से ये मामला लटका हुआ था। शिक्षक हमेशा ही इसका विरोध करते थे और ये मामला रुक जाता था। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा एक बार सख्ती की गई है और 3 दिन के अंदर सारी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जो है अपलोड करने के लिए कहा गया, इसका विरोध जो है शिक्षक के द्वारा जताया जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस आदेश को जो है वापस लिया जाए। हालांकि कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है काफ़ी संख्या में जो है उन्होंने अपलोड जरूर कर दिया है। लेकिन अगर विरोध के तौर पर देखा जाए, शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश को जो है वापस नहीं लिया गया तो 1 तारीख से जो है इस पर वो आंदोलन भी कर सकते हैं। तो कहा जाए कि शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जो है शुरू से ही इसका विरोध करते आए हैं। अब ये देखना है कि आप जिस प्रकार से शिक्षकों ने जो है आंदोलन करने की बात की है, तो इस आदेश को जो 3 दिन के अंदर अपलोड करना है तो उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जी मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि बेसिक व बेसिक को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश के अफसरों को 3 दिन में पूरा करना होगा ये काम। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कल फिर होगी नगर निगम की बैठक। कार्यकारिणी बैठक में रखे जा सकते हैं अहम प्रस्ताव। गृह कर बढ़ाने पर लगाई जा सकती है रोक। कार्यकारिणी बैठक में रखे जा सकते हैं अहम प्रस्ताव। गृह कर बढ़ाने पर लगाई जा सकती है रोक। करीब 50,000 भवन स्वामियों को मिलेगी राहत। करीब 50,000 भवन स्वामियों को मिलेगी राहत। कल फिर होगी नगर निगम की बैठक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गृह कर बढ़ाने पर लगाए जा सकते हैं रोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? गृह कर को बढ़ाने पर रोक लग सकती है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से नगर निगम नए नए कानून ला रहे हैं, नए नए नियम ला रहा है। अगर पिछली बार की बैठक की बात करें तो बैठक के दौरान उनके द्वारा एक फैसला लिया गया था, जिन घरों में लखनऊ में सोलर पैनल लगे हुए हैं तो उनको जो है घर के जो कर है उसमें जो हाउस टैक्स है उसमें जो है उनको राहत दी जाएगी। अब ये जिस प्रकार से फिर एक बैठक कल देखने को मिलेगी और जिस प्रकार से इसमें जो फैसले अब तक माने जा रहे हैं कि कल भी जो हाउस टैक्स है
इसको लेकर के इस पर पूरी बैठक के दौरान ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से 50,000 जो बहुत ही उस कैटेगरी में आते हैं जिनको जो है नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स में राहत देने की बात की जा रही। तो कहा जाए कि नियम में कई नए तरीके के नियम लगा करके देखा जाए हाउस टैक्स के जो यहाँ पर लखनऊ निवासी उनकी संख्या बढ़ाना और उनको किस प्रकार से क्या नगर निगम राहत दे सकता है, इस पर भी जो लगातार जो है इस प्रकार की बैठकों का दौर चल रहा है। मनीष जी, देखना है शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ बने रहेगा और भी अपडेट आपसे लेंगे। बता दें कि कल फिर होगी नगर निगम की बैठक, गृह कर बढ़ाने पर रोक लगाई जा सकती है। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, काकोरी में बुजुर्ग को पेशाब पिलाने का मामला आया सामने। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काकोरी में बुजुर्ग को पेशाब पिलाने का मामला सामने आया। सुहेल देव आर्मी संगठन ने की बुजुर्ग से मुलाकात। पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात के बाद किया थाने का घेराव। न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया थाने का घेराव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, का कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से काकोरी का ये मामला काफ़ी चर्चित हो चुका है, जिस प्रकार से मंदिर के पास जो है बुजुर्ग की बीमारी की वजह से पेशाब हो जाती है, लेकिन कुछ लोग के द्वारा जो है बुजुर्ग से जो है जहाँ पर उससे पेशाब होने पर जो है उसको उनकी जबान से बुजुर्ग से जबान से चटवाया जाता है। इसको लेकर के पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज करके एक लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन जिस प्रकार से ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। हरिजन का मामला होते हुए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद वहां काकोरी पहुंचे थे और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो आज सुहेल देव आर्मी जो है वहां पर पहुंची है और बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने अपनी पूरी गाथा बताई कि हमें से शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि सुहेल देव आर्मी संगठन ने की बुजुर्ग से मुलाकात, न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया था थाने का घेराव। और सीधे आपको बिहार के बक्सर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भारत के अंदर आतंकवाद उग्रवाद की समस्या का समाधान की धरती है बक्सर की धरती। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने यही संकल्प लिया था और यज्ञ की रक्षा के बहाने उन्होंने अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ से आग्रह की मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह को यद्यपि महाराज दशरथ पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहां पर पहले से ही ताड़का का आतंक था। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस थे जिन्होंने यहां के पूरे नगर को उजाड़ करके अराजकता, गुंडागिरी और माफियागिरी का शिकार बना दिया था। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। बहनों और भाइयों, याद करिए ना, जिस दरा पर पैर रखते ही भगवान राम के पावन चरण स्पर्श करने मात्र से पत्थर बनी देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो, जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे भारत को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके
पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो। अब पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ राजभा सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहनों और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था, बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में लेने का कार्य किया था। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का